17वीं सेंचुरी में जब करीब करीब पूरा भारत क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब के वश में था, यूरोपियन पावर्स भारत में अपने पांव जमाने शुरू कर चुकी थी और दक्कन का इलाका मुस्लिम शासकों के पैरों तले कुचला जा रहा था। तब भारत के लोग स्वराज्य का मतलब लगभग भूल चुके थे। धर्म परिवर्तन जोरों पर था, मंदिर तोड़े जा रहे थे और हिंदुओं को जजिया नाम का टैक्स देना पड़ता था। इसी गुलामी के दौर में एक नाम ऐसा तूफान बनकर उभरा जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी। ये कोई और नहीं बल्कि मराठा शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने इस अंधेरे युग में स्वाभिमान का दिया जलाया और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसके सामने दिल्ली का तख्त भी छोटा पड़ गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास ना विशाल सेना थी और ना ही मुगलों और मुस्लिम शासकों के बराबर दौलत, लेकिन उनके पास हिंदवी स्वराज्य का एक ऐसा सपना था जिसने बड़ी से बड़ी सल्तनत की नींव हिला दी। उन्होंने केवल 16 साल की उम्र में तोरणा किला जीतकर एक बड़े राजा बनने की झलक दिखाई और आगे चलकर मुगलों, बीजापुर सल्तनत, अहमदनगर और गोलकुंडा को कभी युद्ध तो कभी अपनी रणनीति में उलझाकर अपनी विजय पताका महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका तक फैला दी। उन्होंने जहां बेहद क्रूर अफजल खान को अपनी चतुराई और युद्ध नीति में उलझाकर उसका पेट फाड़ दिया, तो वही वो औरंगजेब की मजबूत कैद से उसकी सेना को चकमा देकर आजाद हो गए। उनके नेतृत्व में किलों पर लहराता भगवा झंडा, दुश्मनों के किलों के बीच गूंजती हर हर महादेव की हुंकार और गुरिल्ला युद्ध की वो रणनीति जिसने दुश्मनों को बार बार चौंकाया, ये सब मिलकर एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख रहे थे जिसे दुनिया मराठा एम्पायर के नाम से जानने वाली थी। 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में जहां नॉर्थ इंडिया में अकबर और जहांगीर के बाद शाहजहां के शासन में मुगल एम्पायर अपने चरम पर था, तो वही दक्कन की ताकत मेनली 3 सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के बीच बटी हुई थी। ये तीनों सल्तनतें आपस में भी लड़ रही थी और मुगलों से भी टकरा रही थी, क्योंकि अब मुगल भी साउथ में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए थे। उसी उथल पुथल के दौर में मराठा सरदार शाहजी राजे भोसले का उदय हुआ। शाहजी दक्कन की राजनीति के सबसे होशियार और अनुभवी योद्धाओं में से एक थे, जो समय के हिसाब से अपनी रणनीति बदलना जानते थे। कभी वो अहमदनगर की तरफ से लड़ते दिखते तो कभी बीजापुर सल्तनत के लिए तलवार उठाते। जब मुगल एम्पायर अहमदनगर को निगलने के लिए बढ़ रहा था, तब शाहजी राजे ने ही निजाम शाही के एक छोटे शहजादे मुर्तजा निजाम शाह थर्ड को गद्दी पर बिठाकर मुगलों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। इस उथल पुथल के दौर में शाहजी राजे का सिर्फ एक मकसद था कि इस बदलते पावर गेम में कैसे भी मराठा ताकत को जिंदा रखा जाए। यह बहादुरी उन्हें विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके पिता मालोजी राजे भोसले भी एक महान वॉरियर थे, जो कभी अहमदनगर सल्तनत के जनरल रहे थे और जिन्हें राजा की उपाधि भी मिली हुई थी। उस समय शाहजी राजे भोसले पुणे के पुश्तैनी जागीरदार भी थे और अपनी पत्नी जीजाबाई और बाकी परिवार के साथ पुणे के शिवनेरी फोर्ट में रहते थे। इसी राजनीतिक उठापटक के दौर में वो ऐतिहासिक दिन 19 फरवरी 1630 आता है, जब शिवनेरी की पहाड़ियों पर नगाड़े बज उठते हैं और तलवारों की खनक के बीच शाहजी भोसले और जीजाबाई के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम एक स्थानीय देवी शिवाई के नाम पर शिवाजी रखा जाता है। ये सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि एक ऐसी क्रांति की शुरुआत थी जो आने वाले समय में पूरे भारत के इतिहास को बदलने वाली थी। माता जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी के अंदर धर्म, स्वाभिमान और आजादी की भावना भर दी। वो नन्हे शिवाजी को रामायण और महाभारत के पाठ और भारत के महान योद्धाओं की कहानियां सुनाया करती। उन्होंने शिवाजी महाराज को सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। ऐसे में बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में हिंदवी स्वराज्य का सपना हिलकोरे लेने लगा। इसी बीच 1636 में बीजापुर सल्तनत ने मुगल एम्पायर की अधीनता स्वीकार कर ली और बीजापुर मुगलों का ट्रिब्यूटरी स्टेट बन गया। इसी दौरान शाहजी भोसले ने भी सेनापति के रूप में बीजापुर की सर्विस ज्वाइन कर ली और बदले में बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने उनको पुणे के जागीरदार के रूप में मान्यता दे दी। लेकिन आदिल शाह ने उन्हें पुणे में रहने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उसे डर था कि शाहजी फिर से मुगलों के लिए सिरदर्द बन सकते थे। इसलिए उसने उन्हें अपने मिलिट्री कैंपेन्स को लीड कराने के लिए कर्नाटक भेज दिया। ऐसे में शाहजी भोसले ने पुणे की एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी दादोजी कोंडदेव को सौंप दी और अपनी पत्नी और बच्चों के रहने के लिए पुणे में लाल महल बनवाया। इसी महल में छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े हुए और उनकी ट्रेनिंग दादोजी कोंडदेव के अंडर हुई, जिन्होंने उन्हें वॉरफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन और लीडरशिप स्किल सिखाई। शिवाजी महाराज ने जल्द ही तलवारबाजी, हॉर्स राइडिंग और किलेबंदी जैसी मिलिट्री टेक्निक्स में महारत हासिल कर ली।
शिवाजी महाराज ने देखा कि चाहे मुगल हो या बीजापुर का सुल्तान, वो राज सिर्फ इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास पहाड़ों पर ऊंचे किले थे। वो समझ गए कि अगर स्वराज का सपना सच करना है तो ज्यादा से ज्यादा किले जीतने होंगे। उन्होंने ये भी देखा कि बीजापुर सल्तनत के अधिकारी आम जनता पर बेहिसाब जुल्म करते थे, किसानों की फसलें छीन ली जाती थी और बहू बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी। इन किलों पर दुश्मन का फहराता हुआ झंडा उनके लिए गुलामी का सिंबल था। इसी अपमान को स्वाभिमान में बदलने के लिए उनके भीतर किलों को जीतने की आग भड़क उठी। महज 16 साल की छोटी सी उम्र में जब उनकी उम्र के लड़के ऐशो आराम के सपने देखते थे, तब शिवाजी महाराज ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर तोरणा किले पर हमला बोल दिया और उसे जीतकर उसका नाम प्रचंडगढ़ कर दिया। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी जिसने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने तेजी से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया और अगले 2 सालों में उन्होंने पुरंदर, कोंडाणा और चाकन जैसे इंपॉर्टेंट किलों को जीत लिया। किलों पर जीत हासिल करने के बाद उन्होंने पुणे के आसपास के रीजन्स जैसे सुपा, बारामती और इंदापुर को भी अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने कोंकण रीजन की ओर भी अपना ध्यान लगाया और कल्याण जैसे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर पर अपना कंट्रोल कर लिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शिवाजी महाराज सीधे उस बीजापुर सल्तनत से टक्कर ले रहे थे जिसके लिए उनके पिता शाहजी भोसले काम कर रहे थे। शाहजी जानते थे कि उनके पुत्र शिवाजी महाराज जो भी कर रहे हैं वो स्वराज के लिए है, लेकिन अगर वो शिवाजी का खुले तौर पर पक्ष लेते तो बीजापुर दरबार उन्हें गद्दार मानकर मार देता। इसलिए माना जाता है कि उन्होंने एक डिप्लोमेटिक चाल चलते हुए बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह से कहा कि उन्हें उनके बेटे शिवाजी से कोई मतलब नहीं है और वो अपने एक्शन के लिए खुद जिम्मेदार है। लेकिन आदिल शाह उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पाया। शाहजी भोसले उस समय कुछ ऐसे फैसले भी ले रहे थे जो बीजापुर सल्तनत को नागवार गुजर रहे थे। इसलिए 1648 में शाहजी को अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें 1 साल बाद इस शर्त पर रिहा किया गया कि शिवाजी महाराज बीजापुर के खिलाफ कोई सैन्य अभियान नहीं चलाएंगे और उन्हें कोंडाणा जैसा महत्वपूर्ण किला बीजापुर को वापस करना होगा। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1649 से 1655 तक बीजापुर के खिलाफ अपने युद्ध अभियान तो रोक दिए, लेकिन ये समय उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन और सेना को मजबूत बनाने में लगाया। ये कुछ साल तूफान से पहले की शांति जैसे थे, लेकिन 1656 में उन्होंने फिर से अपने स्वराज के सपने को धार देना शुरू कर दिया। उन्होंने इस साल जावली रीजन पर कब्जा कर लिया जो महाबलेश्वर के पास मौजूद था, और इस जीत ने साउथ और साउथ वेस्ट महाराष्ट्र में उनकी ताकत को और भी मजबूत करने का रास्ता खोल दिया। साल 1659 आते आते छत्रपति शिवाजी महाराज की तेजी से बढ़ती शक्ति ने दक्कन की सल्तनतों की रातों की नींद उड़ा दी। ऐसे में बीजापुर के दरबार में एक दिन इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि शिवाजी को कौन हरा सकता है। ऐसे में अफजल खान आगे आया जो लंबी कदकाठी का एक बहुत ही क्रूर जनरल था। उसने बड़े घमंड से कहा कि वो शिवाजी को बिना घोड़े से उतरे पकड़ लेगा और उन्हें चूहे की तरह एक पिंजरे में बंद करके बीजापुर की सड़कों पर घुमाएगा। ऐसे में बीजापुर सल्तनत ने शिवाजी महाराज को पकड़ने की जिम्मेदारी अफजल खान को सौंप दी। जैसे ही ये बात शिवाजी महाराज को पता चली, वो भी बदले की आग में जलने लगे। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले और अफजल खान पहले बीजापुर सल्तनत के लिए साथ साथ काम करते थे। दोनों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में रिश्ते बिगड़ गए। 1648 में अफजल खान ने शाहजी पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जंजीरों में बांधकर बीजापुर दरबार में पेश करके उनका बहुत अपमान किया था। यही नहीं, शिवाजी महाराज को यह भी शक था कि उनके बड़े भाई संभाजी भोसले की हत्या में भी अफजल खान का हाथ था। इसलिए शिवाजी के लिए सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि अपने बड़े भाई की मौत और अपने पिता के अपमान का बदला भी था। उधर अप्रैल 1659 में अफजल खान करीब 10,000 सैनिकों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने निकल पड़ा। उसने एक लोहे का बड़ा पिंजरा भी बनवाया ताकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदा पकड़कर उसमें बंद कर सके। लेकिन उसने सीधे अटैक करने के बजाय पहले उन्हें प्रवोक करने के लिए रास्ते में कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और वहां के व्यापारियों, पुजारियों और किसानों को अपनी सेना का खर्च उठाने के लिए मजबूर किया, जो हर मंथ करीब 2.5 लाख रुपए था। उसने शिवाजी महाराज के साले बजाजी नायक निम्बलकर से भी जबरन 2 लाख रुपए वसूले। ऐसा करके वो शिवाजी महाराज को ओपन बैटलफील्ड में खींचना चाहता था, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए जाने जाते थे। शिवाजी महाराज उसकी हर चाल को समझ रहे थे, इसलिए वो सीधे युद्ध
में नहीं कूदे और उन्होंने पुणे छोड़कर जावली के घने जंगल को अपना बेस बना लिया। इसके बाद दोनों के बीच डिप्लोमेसी का खेल शुरू हो गया। अफजल खान ने शिवाजी की तरफ दोस्ती का झूठा प्रस्ताव भेजा कि अगर वो समझौता कर लेते हैं तो वो उन्हें बीजापुर दरबार में सम्मान दिलवाएगा और उनके द्वारा जीते गए किलों को दरबार की मान्यता मिल जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज भी कूटनीति में माहिर थे और वो दुश्मन की मंशा को तुरंत पहचान लेते थे। उन्होंने अफजल खान के एक दूत से बातों ही बातों में ये जान लिया था कि अफजल खान का इरादा उनको मारने का है। ऐसे में उन्होंने अफजल खान को उसी के अंदाज में जवाब दिया और उसे महान कमांडर बताकर उसे जावली आने के लिए इनवाइट किया। शिवाजी महाराज ने यह भी कहा कि अगर वो यहाँ आता है तो वो खुद अपने हाथों से अपनी तलवार उसके सामने पेश करेंगे। अफजल खान को लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज उसके झांसे में आ गए हैं और उसने प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे एक पहाड़ी पर शिवाजी महाराज से मिलने के लिए हामी भर दी। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे एक भव्य टेंट में दोनों के बीच मीटिंग फिक्स हुई। तय हुआ कि दोनों काफी कम सेना के साथ आएंगे। शिवाजी महाराज जानते थे कि अफजल खान क्रूर होने के साथ साथ झूठा और मक्कार भी है, इसलिए उन्होंने उससे मिलने से पहले कपड़ों के अंदर एक लोहे का कवच पहना, अपनी कड़ी हुई पगड़ी के नीचे एक लोहे की टोपी पहनी और अपने बाएं हाथ में लोहे का शेर के पंजे की शक्ल का एक वाघ नख और दाहिने हाथ में बिछुआ नाम का हथियार इस तरह छिपा लिया कि किसी की नजर न पड़े। कुछ देर बाद जब दोनों आमने सामने आए तो अफजल खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाने के लिए मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैला दी, लेकिन अफजल खान के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। वो लगभग 7 फीट लंबा था और इसी का फायदा उठाते हुए उसने अपने से हाइट में छोटे शिवाजी महाराज को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया और खंजर से उन पर जोरदार वार कर दिया। लेकिन शिवाजी महाराज पहले से ही पूरी तरह तैयार थे। कपड़ों के अंदर पहने लोहे के कवच ने उनकी जान बचा ली। इसके बाद उन्होंने संभलते हुए अपने बाएं हाथ में पहने बाघ नख को उसके पीठ में घुसा दिया, जबकि दाएं हाथ में छिपे बिछुए से अफजल के पेट में वार कर दिया। अफजल खान दर्द में चिल्लाते हुए बोला, धोखा धोखा, इसने मुझ पर हमला किया है, इसे तुरंत मार डालो। इसके बाद वो खुद को छुड़ाकर भागने लगा, लेकिन शिवाजी महाराज के लोग सतर्क थे। जल्दी ही उन्होंने घायल अफजल खान का सिर काट दिया और उसका सिर शिवाजी महाराज को भेंट किया। इसके बाद जंगल में छिपी मराठा आर्मी ने चारों तरफ से हमला करके अफजल खान के साथ आए करीब 3000 सैनिक मार दिए और उसके 4000 घोड़े, 1200 ऊंट, 65 हाथी और लगभग 10 लाख रुपए लूट लिए। इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को उसके ही जाल में फंसाकर उसकी हत्या कर दी और बीजापुर सल्तनत को एक बड़ी चोट पहुंचाई। इसके बाद उन्होंने बीजापुर सल्तनत से पन्हाला का किला भी छीन लिया। बीजापुर का राज दरबार शिवाजी महाराज की ऐसी ताकत को देख थर थर कांपने लगा था। तेजी से किलों पर भगवे झंडे लहरा रहे थे और हर तरफ हर हर महादेव और जय भवानी जय शिवाजी की हुंकार गूंज रही थी। ऐसे में बीजापुर ने अपना सबसे बड़ा दाव खेलते हुए सिद्दी जौहर के नेतृत्व में 40,000 सैनिकों के साथ पन्हाला फोर्ट पर एक बड़ा अटैक कर उसे चारों तरफ से घेर लिया। यह घेराबंदी कोई हफ्तों 2 हफ्तों नहीं बल्कि करीब 5 महीने तक चली और हालात अब ऐसे थे कि शिवाजी महाराज का वहां से निकलना काफी जरूरी था। वो जानते थे कि घेरा तोड़कर निकलना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने तलवार के बजाय दिमाग से वार करने का फैसला किया। एक रात चुपचाप 2 पालकियां तैयार की गई। पहली पालकी में शिवा काशिद बैठे थे, जो यूं तो शिवाजी महाराज के नाई थे, लेकिन उनका चेहरा, कद काठी और हाव भाव शिवाजी महाराज से काफी मिलते जुलते थे। उन्हें महाराज की तरह सजा धजा कर मुख्य रास्ते से बाहर भेजा गया। वही दूसरी पालकी में खुद शिवाजी महाराज थे और उनके साथ उनके सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे समेत लगभग 300 जाबाज सैनिक थे, जो किले के गुप्त रास्ते से निकलने वाले थे। जैसे ही पहली पालकी किले से बाहर निकली, सिद्दी जौहर के सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें लगा कि उन्होंने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया है। खुशी से झूमते हुए वो उस पालकी को सीधे सिद्दी जौहर के सामने ले गए। कुछ पलों के लिए सिद्दी जौहर भी इस धोखे में आ गया, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि उसके सामने असली शिवाजी महाराज नहीं है। उसका गुस्सा फट पड़ा और उसने चिल्लाते हुए शिवा काशीद से पूछा, क्या तुझे अपनी मौत का डर नहीं लगा? शिवा काशीद ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया, स्वराज के लिए एक शिवा मरेगा तो हजारों शिवा पैदा होंगे। अगले ही पल सिद्दी जौहर ने गुस्से में आकर वही उनकी हत्या कर दी।
इसके बाद सिद्दी जौहर ने शिवाजी महाराज के पीछे अपने सैनिक भेज दिए। शिवाजी महाराज भारी बारिश, घने जंगलों और दुर्गम रास्तों को चीरते हुए जल्द से जल्द विशालगढ़ किले पहुंचना चाहते थे। ऐसे में उनके सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे आगे आए और बोले, महाराज आप कुछ सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर बढ़िए। जब तक आप वहां नहीं पहुंचते मैं तब तक अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। स्वराज को आपकी आवश्यकता है। तय हुआ कि शिवाजी महाराज के विशालगढ़ पहुंचने पर तोप के गोले दागे जाएंगे जो उनके सुरक्षित पहुंचने का सिग्नल होगा। इसके बाद शिवाजी महाराज किले की ओर निकल जाते हैं और बाजी प्रभु देशपांडे लगभग 300 सैनिकों की छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ घोड़खिंड में सिद्दी जौहर के हजारों सैनिकों का सामना करते हैं। इस दौरान चारों ओर से हो रहे हमलों में वो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था, लेकिन वो तब तक अपने प्राणों को थामे रखते हैं जब तक उन्हें विशालगढ़ किले से तोपों के गोले की आवाज सुनाई नहीं दे जाती। उनका बलिदान मराठा इतिहास में अमर हो गया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनकी वीरता के सम्मान में घोड़खिंड का नाम बदलकर पावनखिंड कर दिया। बीजापुर सल्तनत से कई किले जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की नजर मुगलों के कब्जे वाले इलाकों पर टिक गई। उस समय मुगलों की सत्ता बेहद क्रूर शासक औरंगजेब के हाथों में थी, जिसकी मंशा अपने जीते जी दक्कन को जीतने की थी, जिसमें आज के महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु के कई इलाके शामिल थे। औरंगजेब धर्म परिवर्तन करवाने, मंदिरों को तोड़ने और हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाने के लिए कुख्यात था, लेकिन उसके बढ़ते कदमों को रोकने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया और वो बेखौफ होकर मुगल इलाकों पर रेड करने लगे। ऐसे में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को रोकने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। जनवरी 1660 में करीब 1.5 लाख सैनिकों के साथ शाइस्ता खान दक्कन पहुंचा और धीरे धीरे शिवाजी महाराज के जीते हुए इलाकों को कैप्चर करने लगा। जल्दी ही उसने पुणे पर कब्जा कर लिया और 2 महीनों की भीषण लड़ाई के बाद चाकन किला भी जीत लिया, जिसे शिवाजी महाराज ने संग्राम दुर्ग नाम दिया था। हालांकि इस फोर्ट पर मराठा सरदार फिरंगोजी नरसाला ने केवल अपने 320 सैनिकों के साथ 20,000 मुगल सेना को 56 दिनों तक रोककर वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की थी। चाकन किला जीतने के बाद शाइस्ता खान ने लाल महल पर कब्जा जमा लिया और करीब 3 साल तक वही डेरा जमाए रखा। लाल महल में ही शिवाजी महाराज का बचपन बीता था और ये जगह उन्हें बहुत प्रिय थी, इसलिए इसे कब्जा कर शाइस्ता खान उन्हें खुले युद्ध के लिए उकसा रहा था। लेकिन शिवाजी महाराज अपने सरदारों को एकजुट कर शाइस्ता खान को जवाब देने के सही समय का इंतजार कर रहे थे। जब काफी समय बीत जाने के बाद शाइस्ता खान लापरवाह हो गया तो 5 अप्रैल 1663 की रात छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 मराठा सरदारों के साथ लाल महल पर अचानक धावा बोल दिया। शिवाजी महाराज को देखते ही शाइस्ता खान के होश उड़ गए और वो घबराकर खिड़की से कूदकर भागने लगा, लेकिन तब तक शिवाजी महाराज अपनी तलवार से उसकी 3 उंगलियां काट चुके थे। इसके अलावा उन्होंने और उनकी सेना ने शाइस्ता खान के बेटे समेत उसकी सुरक्षा में लगे सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि अपनी इस हार के बाद औरंगजेब शाइस्ता खान पर इतना गुस्सा हुआ था कि उसे दक्कन से हटाकर बंगाल भेज दिया था। शिवाजी महाराज एक बहादुर योद्धा होने के साथ साथ काफी वाइस एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। वो जानते थे कि स्टेट्स केवल युद्ध जीतकर नहीं चलाए जा सकते, बल्कि इसके लिए भारी मात्रा में दौलत होना भी जरूरी है। ऐसे में उन्होंने अपना ध्यान उस समय के सबसे वेल्दी ट्रेड हब में से एक सूरत पर लगाया, जो मुगल एम्पायर का रिचेस्ट पोर्ट सिटी था। यहीं से अरब, पर्शियन, ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज मर्चेंट्स व्यापार करते थे और हर साल लाखों का टैक्स मुगलों को देते थे। ऐसे में जनवरी 1664 में उन्होंने सूरत पर धावा बोला और इसमें उन्हें पैसों के साथ साथ सोना, चांदी और अन्य कीमती चीजें हासिल हुई, जिनकी उस समय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए थी। अब औरंगजेब अच्छी तरह समझ चुका था कि शिवाजी महाराज को मात देना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेला और 1665 में अपने सबसे चतुर सेनापति और आमेर के राजा जय सिंह को एक बड़ी सेना के साथ शिवाजी को पकड़ने भेजा। इसके बाद शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच बड़ा भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान महान योद्धा मुरारबाजी देशपांडे ने पुरंदर की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की थी। उनकी बहादुरी देखकर खुद जय सिंह भी दंग रह गया था। इस दौरान जय सिंह ने शिवाजी महाराज के सबसे मजबूत स्तंभ पुरंदर के किले को घेर लिया। इसके अलावा जय सिंह की सेना ने आसपास के गांवों और सप्लाई को भी तबाह कर दिया, जिससे शिवाजी महाराज समझ गए कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो आम जनता भूखी मर जाएगी।
उन्हें लगा कि अब पीछे हटना ही आगे बढ़ने का रास्ता है, इसलिए उन्होंने मजबूरी में जय सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर कर ली। कहा जाता है कि इसके तहत उन्हें अपने जीते हुए 35 किलो में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और औरंगजेब को 4 लाख हूण का मुआवजा देना पड़ा। बदले में जय सिंह ने शिवाजी को मुगलों द्वारा उचित सम्मान दिलाने और बीजापुर सल्तनत से टैक्स दिलवाने का वादा किया और इसके बदले में उन्हें आगरा चलकर औरंगजेब से मिलने के लिए भी मना लिया। ऐसे में 5 मार्च 1666 को शिवाजी महाराज अपने बड़े बेटे संभाजी राजे के साथ औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, लेकिन वहां औरंगजेब ने उन्हें सम्मान देने के बजाय काफी अपमानित किया और फिर उन्हें उनके बेटे संभाजी के साथ हाउस अरेस्ट करवा दिया। इस सिचुएशन में बड़े से बड़ा योद्धा हौसला खोकर हथियार डाल सकता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज वो पंछी थे जिन्हें किसी पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता था। शिवाजी महाराज जानते थे कि औरंगजेब उन्हें जबरदस्ती आगरा में कैद करके रखना चाहता है, इसलिए उन्होंने यहाँ बड़ी चालाकी से काम किया। वो अचानक खुश रहने लगे और उनकी सुरक्षा में तैनात मुगल सिपाहियों के साथ हंसी मजाक करने लगे और कहने लगे कि आगरा शहर उन्हें काफी पसंद आ रहा है। कुछ दिन बाद शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को मैसेज भेजा कि वो अपनी मां और पत्नी को भी अपने पास बुलाना चाहते हैं। उनके इन मांगों ने औरंगजेब को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया कि शिवाजी महाराज अब हार मान चुके हैं और भागने का नहीं सोच रहे हैं। औरंगजेब और उसके सिपाहियों के इस भ्रम में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना अगला पासा फेंका और पहरा दे रहे सिपाहियों तक खबर पहुंचाई कि वो काफी बीमार हो गए हैं, इसलिए उन्हें तंग ना किया जाए। इसके बाद वो पुण्य कमाने के नाम पर हर शाम साधुओं के लिए फल और मिठाइयों की टोकरियां भेजने लगे। शुरू में पहरेदार उनके द्वारा बाहर भेजी गई टोकरियों की तलाशी लेते हैं, लेकिन काफी दिनों तक जब उसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला तो उन्होंने उन टोकरियों की तलाशी लेना बंद कर दिया। शिवाजी महाराज इसी मौके की तलाश में थे। अगस्त 1666 में एक दिन वो और उनके बेटे संभाजी राजे साधुओं को भेजी जाने वाली फलों की अलग अलग टोकरियों में बैठ गए और औरंगजेब के हाउस अरेस्ट से बाहर निकल आए। गार्ड्स ने भी इसे रूटीन समझकर टोकरियों को चेक करने की जरूरत नहीं समझी। कई घंटों बाद भी जब उनके कमरे से कोई हलचल नहीं हुई तो गार्ड्स को शक हुआ और जब उन्होंने अंदर घुसकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां शिवाजी महाराज नहीं थे। वहां के प्रमुख फलाद खान ने जब ये बात औरंगजेब को बताई तो उनके मुंह से निकला, जादू जादू, शिवाजी गायब हो गए हैं। पता नहीं कि वो हवा में उड़ गए हैं या धरती उन्हें निगल गई है। औरंगजेब ये सुनते ही सन्न रह गया और गुस्से में उसने शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए हर दिशा में अपने सिपाही भेज दिए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत चालाकी से महाराष्ट्र जाने के लिए बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना था। साउथ वेस्ट में मालवा और खानदेश होते हुए जाने के बजाय उन्होंने ईस्ट का रास्ता चुना और साधु का भेष रख के मथुरा, इलाहाबाद, बनारस और पुरी होते हुए गोंडवाना और गोलकुंडा पार करते हुए वापस राजगढ़ पहुंच गए। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की बुद्धि, साहस और रणनीति का नमूना ही था, जिसने किलेबंदी को भी मुगलों की सबसे बड़ी नाकामी में बदल दिया। शिवाजी महाराज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जंग सिर्फ तलवारों से नहीं, दिमाग से भी जीती जाती है। औरंगजेब ने थक हार कर अब यह स्वीकार कर लिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज से भिड़ना उसके बस की बात नहीं है और उसने उनके ग्रोइंग स्टैचर को स्वीकारते हुए उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। इस तरह अगले 4 सालों तक शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान औरंगजेब ने महसूस किया कि शिवाजी उसके बेटे मुअज्जम को उसके खिलाफ ही विद्रोह करने के लिए भड़का रहे हैं। इसके अलावा साल 1670 की शुरुआत से ही शिवाजी महाराज मुगलों को पुरंदर की संधि के समय सौंपे गए इलाकों को फिर से अपने कब्जे में लेने के लिए उन पर अटैक करना शुरू कर चुके थे। इसमें कोंडाणा किले की जीत भी शामिल थी, जिसे शिवाजी महाराज ने अपने सबसे भरोसेमंद सरदार और बचपन के गहरे दोस्त तानाजी मालुसरे की बहादुरी और बलिदान की बदौलत जीता था। कहा जाता है कि 1670 की शुरुआत में तानाजी मालुसरे अपने बेटे के विवाह की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि शिवाजी कोंडाणा किले को जीतना चाहते हैं तो उन्होंने अपने बेटे की शादी टाल दी और अपने भाई सूर्या मालुसरे के साथ कोंडाणा किला पर हमला बोल दिया। इस किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी औरंगजेब ने उदयभान राठौर को दे रखी थी। कोंडाणा किला पहाड़ियों में सीधी चढ़ाई पर लोकेटेड था और इसे जीतना काफी मुश्किल था, लेकिन तानाजी मालुसरे ने अपने भाई और चंद सैनिकों के साथ एक भयानक लड़ाई के बाद इस किले को जीत लिया। लेकिन इस युद्ध में तानाजी वीरगति को प्राप्त हो गए। जब शिवाजी को इस जीत और तानाजी के बलिदान के बारे में पता चला तो उनके मुंह से निकला, गढ़ आला पन सिंह गेला।
यानी किला तो जीत लिया लेकिन अपना शेर खो दिया। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज ने अपने दोस्त तानाजी मालुसरे के सम्मान में इस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया, क्योंकि तानाजी ने युद्ध में अपनी जान की परवाह ना करते हुए शेर जैसी बहादुरी दिखाई थी। इसके बाद अक्टूबर 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने दूसरी बार सूरत पर रेड की, जिसमें उन्हें करीब 66 लाख की संपत्ति हाथ लगी। सूरत से लौटते समय शिवाजी महाराज को रोकने के लिए औरंगजेब ने दाऊद खान को एक बड़ी सेना के साथ भेजा। ऐसे में नासिक के पास मुगलों और मराठों के बीच बैटल ऑफ वणी दिंडोरी हुई और इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को बुरी तरह हराकर औरंगजेब को एक बार फिर बेइज्जत किया। इसके बाद उन्होंने बैटल ऑफ उमरानी भी जीती, जिसमें उन्होंने बीजापुर की सेना को हराया, लेकिन इस युद्ध में उनके सेनापति प्रताप राव गुर्जर वीरगति को प्राप्त हुए। शिवाजी महाराज महिलाओं का हमेशा सम्मान करते थे और वो दुश्मन की बहु बेटियों को भी खूब इज्जत देने के लिए जाने जाते थे। साल 1667 और 68 में शिवाजी महाराज के सेनापति आबाजी सोनदेव ने कल्याण किले को जीतने के बाद लूट के माल के साथ कल्याण के सूबेदार मुल्ला अहमद की बेहद खूबसूरत बहू को भी शिवाजी को भेंट किया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने उस औरत को स्वीकार करने के बजाय उसे इज्जत देते हुए उसकी सुंदरता की तारीफ करते हुए कहा, काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर होता। इसके बाद उन्होंने उस महिला से माफी मांगी और उसे ढेर सारे उपहारों के साथ वापस उसके घर भिजवा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को दुश्मन की महिलाओं को भी लूट का माल न मानने का सख्त आदेश दिया। यह दिखाता था कि वो केवल एक योग्य शासक ही नहीं बल्कि एक आदर्श पुरुष भी थे। इसके बाद 6 जून 1674 को बहुत सी अड़चनों को पार करते हुए रायगढ़, जो उनकी राजधानी भी थी, वहां 50,000 लोगों के बीच शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और मराठा एम्पायर की नींव रखते हुए उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। इसका मतलब था कि उनकी सत्ता किसी और के अधीन नहीं थी और वो एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य के शासक बन चुके थे। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज ने हैंदव धर्मोद्धारक यानी प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म की उपाधि भी धारण की। ये सिर्फ एक राज तिलक नहीं था बल्कि ये उनके हिंदवी स्वराज्य के सपने का आधिकारिक रूप था, जिसे आगे सैकड़ों सालों तक दूसरे मराठा राजा बचाकर रखने वाले थे। शिवाजी महाराज ने राज्य संभालने के बाद अष्टप्रधान मंडल बनाकर स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा किया और बिना आम जनता पर ज्यादा बोझ डाले चौथ और सरदेशमुखी जैसे टैक्स सिस्टम से मराठा पावर को तेजी से फैलाया। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य को मजबूत किया, धर्म और संस्कृति की रक्षा की, लेकिन साथ ही हर धर्म के लोगों को बराबर इज्जत और आजादी दी। इसलिए लोग उन्हें सिर्फ राजा नहीं अपना रक्षक मानते थे। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज ने फोर्ट्स के नेटवर्क को मजबूत करके अपने राज्य की डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग किया और साथ ही कोंकण कोस्ट पर एक पावरफुल नेवी खड़ी की, जिससे ट्रेड रूट्स सिक्योर रहे और ब्रिटिश, पोर्चुगीज और सिद्दीस जैसी ताकतों पर नजर रखी जा सके। उनकी नेवी छोटी थी लेकिन तेज और स्मार्ट डिजाइन की थी, जो तट के पास जाकर तुरंत हमला कर सकती थी। यही वजह थी कि ब्रिटिश तक मानने को मजबूर हो गए कि मराठास वहां पहुंच सकते हैं जहां वो नहीं पहुंच सकते। यही दूरदर्शिता शिवाजी को सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक असली नेशन बिल्डर बनाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1675 के बाद तेजी से विस्तार करते हुए पोंडा, कारवार और कोल्हापुर जैसे इलाके जीते। कुतुब शाही से अलायंस करके कर्नाटका के किलों जैसे वेल्लोर और गिंजी पर कंट्रोल किया और मुगलों के कई इलाके जीतकर मराठा एम्पायर को और मजबूत किया। लेकिन लगातार युद्धों और बीमारियों के कारण 3 अप्रैल 1680 को केवल 50 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके बाद उनके दोनों बेटों छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति राजाराम महाराज ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और औरंगजेब को कभी भी दक्कन नहीं जीतने दिया। आगे चलकर मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री की हैसियत रखने वाले पेशवा काफी पावरफुल हो गए, जिसमें पेशवा बाजीराव वन का नाम काफी आदर के साथ लिया जाता है, जिन्होंने मराठा एम्पायर की विजय पताका साउथ से लेकर नॉर्थ इंडिया तक फैला दी थी। इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज की विजय पताका सैकड़ों साल तक भारत में लहराती रही।